मुलाकात करते हैं जिसका सब्जेक्ट है उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक एंड बुलाते हैं पैनलिस्ट को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजीव सक्सेना जी से, हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर राजीव सक्सेना जी, सीनियर जर्नलिस्ट आगे बढ़ते ऑफ ताज प्रेस क्लब। सर आपका स्वागत करते हुए बढ़ते हैं तीसरे सेशन की ओर इस मीडिया कॉन्क्लेव 2021 में, जिसका सब्जेक्ट है उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक। दोस्तों हमारे बीच में पैनल में मौजूद है मिस गरिमा सिंह जी, नेशनल टीवी न्यूज एंकर, एंड साथ साथ मिस्टर राजीव सक्सेना जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मिस्टर पवन आमरी जी, पोएट, मिस्टर अमरीश गौर जी, सीनियर जर्नलिस्ट, एंड मिस्टर अनिल शर्मा जी, प्रेसिडेंट ऑफ ताज प्रेस क्लब। इसी के साथ साथ चलिए आगाज करते हैं अगले सेशन का। ओवर टू यू गरिमा जी। तो ऑडियंस श्रोताओं का सबसे पहले स्वागत और आभार कि लंबी परिचर्चा को दरअसल सुनने के लिए बहुत बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है और आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। हालांकि मैं जान रही हूँ कि मीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानने और समझने की उत्सुकता तकरीबन हर एक व्यक्ति में होती है कि आखिर एक पत्रकार इतना पावरफुल कैसे होता है। पत्रकार कुछ भी कह सकता है, ये आजादी आखिर उसके पास क्यों है, कैसे है, वो कहाँ से गवाह होता है, कैसे रन करता है तमाम चीजों को। तो टॉपिक दरअसल बहुत ही शानदार है, इसलिए आप सभी श्रोताओं को मुझे लगता है कि अच्छा ही लग रहा होगा। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये बौद्धिक परिचर्चा? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को ठीक लग रही है ये चर्चा? बहुत कम हाथ उठ रहा है, या तो मेरी आवाज नहीं जा रही है आप सबों तक। कितने लोगों को ठीक लग रही है ये परिचर्चा? अभी भी बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। और अभी अगले सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं और वो सेशन दरअसल है उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक। बहुत ही हेवी वेट वर्ड है बौद्धिक श्रमिक, क्योंकि लेबर जो है या श्रमिक जो है उनसे तो हम परिचित हैं कि वो श्रम का काम करते हैं, श्रमदान करते हैं, लेकिन आखिर ये बौद्धिक श्रमिक क्या है भाई, और उस पर भी उपेक्षित है। तो ये बड़ा कमाल है कॉम्बिनेशन। ये जो बौद्धिक उपेक्षित वर्ग है, श्रमिक है, जिसको हमने श्रमिक का नाम दिया है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? और अगर कहा जाए आपसे कि इसी पर एक कविता हो जाए तो कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे इस वर्ग को तमाम लोगों से? उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा ये बौद्धिक श्रमिक क्या है। हर वो व्यक्ति जो देश के बारे में या समाज के बारे में सोचता है और अपनी कलम का प्रयोग करता है, अपनी वाणी का प्रयोग करता है और समाज को जागृत करने का प्रयास करता है, उसे हम बौद्धिक श्रमिक कहते हैं। अब श्रमिक शब्द जो है सन 2008 में एक असंगठित क्षेत्र का एक कानून आया कि जो संगठित क्षेत्र के हैं, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र आया उस असंगठित क्षेत्र में जो स्थान मिलना चाहिए था वो कवियों को, कलाकारों को, चित्रकारों को, उन सभी को भी मिलना चाहिए था। क्योंकि बड़े बड़े जरूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े मीडिया समूह में नौकरी करके या बड़े बड़े मंचों और चैनलों से प्रसारित होकर अपनी बात कह पाए। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आई। तो असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर यदि आप लेबर डिपार्टमेंट में जाकर पता करेंगे तो उसके बारे में यदि आप पता करेंगे तो जो निर्माण कार्य के जो श्रमिक थे उनको ही केवल सम्मिलित किया गया, उन्हीं को उन सुविधाओं का लाभ दिया गया। न कवि को वो लाभ मिला, न श्रमजीवी पत्रकार को वो लाभ मिला। इस देश में बहुत सारी चीजें कही गई, किसी ने परजीवी कहा, किसी ने आंदोलनजीवी कहा, लेकिन श्रमजीवी के लिए लोगों ने क्या किया, इस सत्ता ने क्या किया, सियासत ने क्या किया, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। सारे लोग इस बात पर, आदरणीय अमिताभ जी बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब उन्होंने अपनी कलम से लिखा और यदि उनके अंदर कोई ऐसा उद्वेग आया तो उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, या वो बेरोजगार की स्थिति में भी आए, कुछ कोरोना काल की वजह से भी आए। अब यदि हम किसान आंदोलन की तरफ जाएं
तो मनदीप पूनिया और रक्षित सिंह यदि वो आज किस स्थिति में है, यदि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, यानी कहीं ना कहीं जो बौद्धिक श्रमिक है वो एक शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और आज वही श्रमिक के रूप में सरकार से अपेक्षा करता है। मेरी 2 लाइन है अमिताभ जी कि वो बड़े हैं, मन की बात करते हैं, वो बड़े हैं, मन की बात करते हैं, हम छोटे बस अमन की बात करते हैं। तो हम अपने मन की बात किससे कहें? इसके लिए यदि सरकार चाहे इस तरह का कोई कानून लाकर यदि उनके कुछ कार्ड्स बन जाएं, आदरणीय अमिताभ जी और गरिमा सिंह जी, आप बड़े चैनलों का बड़ा चेहरा है, लेकिन जो छोटे पत्रकार हैं, छोटे कलाकार हैं, जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं, आज वो अपनी आइडेंटिटी के लिए यदि तरसते हैं, यदि उनका भी कहीं लेबर डिपार्टमेंट में कहीं कोई रजिस्ट्रेशन हो और उनको असंगठित क्षेत्र के कानून के तहत कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि ये हम सभी जो ऐसे उपेक्षित वर्ग है, जो उपेक्षित और शोषित वर्ग है, जो बौद्धिक शोषित वर्ग है, उसके लिए बहुत सारा लाभ, बहुत सारी योजनाएं सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। वरना पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें, मैं एक बात बस कहना चाहूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया कि हमारी पार्टी 50 साल सत्ता में रहने वाली है। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि वो बयान अमित शाह जी ने दिया था। हाँ, तो मैंने जब उनसे कहा था कि माना कि चुनावी प्रबंधन है अब तक आपके पक्ष में, माना कि चुनावी प्रबंधन है अब तक आपके पक्ष में, विकास की दुल्हन भी अच्छी लगती है, पर शयन कक्ष में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें यदि यूं ही बढ़ती रही तो आप 50 साल तो रहोगे पर विपक्ष में। तो मुझे लगता है कभी कर्मकार और इनको स्थायी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और उसके लिए यदि कहीं उसकी रोजी रोटी पर संकट आए, तो जब और सरकारें मानती थी, सभी सरकारें मानती हैं कि असंगठित क्षेत्र के अंदर हम सब लोग शामिल हैं, उनके लिए भी, उनके लाभ के लिए भी कुछ योजना बनाई। बौद्धिक उपेक्षित श्रमिक, बौद्धिक वर्ग को हमने श्रमिक से इक्वेट किया, उसकी तुलना जो मैं समझ पाया इस विषय में। मैं बिल्कुल अलहदा और नई बात कहता, अच्छी लगे तो ताली बजा दीजिए, शायद नहीं सुनी होगी ऐसा मैं मानता। आज से 5000 वर्ष पहले जब इस देश की मनीषा, इस देश की ऋषि पर शब्द को एक नाम देने की कोशिश कर रही थी, गंभीरता से नहीं, बहुत अद्भुत। तो ऋषि ने उसका नाम रखा, नाम कुछ भी रख सकते, माइक, टेलीफोन पे, घड़ी, अंगूठी, बिछिया, चाहे जो नाम चाहे जिसका रखो, टुट्टू, पप्पू, मुन्नू, नाम में तो कहीं कोई दिक्कत है। उन्होंने उसको नाम दिया अक्षर। अक्षर क्यों नाम दिया, कभी सोचा? अक्षर नाम इसलिए दिया, आप संधि विच्छेद करें, आप धन अक्षर, जिसका कभी क्षरण न हो वह अक्षर। यानी गीता में भगवान ने, कृष्ण ने कहा जाता है ध्रुव मृत्यु, जो जन्मेगा वो जाएगा, देह अमर नहीं हो सकती, अमर है अक्षर। अब ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि मैं श्रमिक वर्ग से इसको नहीं बोलता। एक बार एक लखनऊ में कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री वहां थे, तो जब वो आए तो ताज होटल में था कार्यक्रम, तो पूरा होटल लगा हिल गया, 150 गाड़ियों का काफिला है, मुझे बता बिल्डिंग के नीचे आई, इतना कोलाहल जब रंगे। तो मंच से मैंने कहा उनसे, आपको पता है एक नई बात है, तुलसी और कबीर और सूर ये मुगलिया सल्तनत के दौर के लोग थे। जब मुख्यमंत्री का काफिला जिन्होंने देखा है, जब उनका भोपाल इतना टाइट है, तो जब ये तो आगरा शहर है, जब दिल्ली इलाही अकबर आजम निकलते होंगे तो कितना भोपाल होता होगा, सोचिए उस भोपाल की तरह कल्पना करिए। अभी नवीन जी निकले जब मेयर, उन्हीं को भोपाल में झेल पाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़ो, ठीक है ना। तो मसला ये
तुलसी उस वक्त एक अदद लंगोट में घूमते थे। 600 साल बाद हम देखते हैं अकबर इतिहास में चले गए, तुलसी जीवन में, कबीर जीवन में है, सूर जीवन में है। इस पर जोरदार मैं एक बात और कहता हूं, इसको और थोड़ा विस्तार दूं। अगर एक बच्चा 10वीं का इम्तिहान देने गया, हिंदी का पर्चा, ठीक है, उसमें आया नहीं इतिहास का पर्चा, उसमें आया मुगल सल्तनत का सबसे प्रभावशाली राजा बादशाह कौन था, उसने लिखा कि अकबर था, उसने दिने नहीं चलाया, अकबर था को पकड़ लीजिएगा आज 600 साल अकबर था। अगले दिन हिंदी का पर्चा देने गया, उसमें आया विनय पत्रिका में कहा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। लक्ष्मण कहते हैं कि चोट तो मेरे लगी हृदय में बाण, लेकिन पीड़ा प्रभु को है, भगवान। तो क्या अर्थ बच्चा क्या लिखेगा, जब होगा इसका अर्थ लिखो। तो लिखेगा बच्चा तुलसी कहते हैं, अकबर था, तुलसी है, कबीर है, शाहजहां था, हुमायूं था, नेहरू थे, गांधी थे, निराला है, महादेवी है। इस अंतर को समझिए, अक्षर की महिमा को, गरिमा को समझिए, उसको डिग्रेड मत करिए, उसका अवमूल्यन मत करिए। अभी मैंने एक बड़े राजनेता से देश से पूछ लिया, मन से, मैं भी अपने ढंग का बेटर आदमी हूं, मैंने कहा मुझे भारत के 5 यशस्वी सम्राटों के 10 यशस्वी सम्राटों के नाम बता दीजिए। वो मंच पर 5 के बाद मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, फिर आ गया तो और ढूंढे। मैंने कहा कम से कम 10,000 राजा महाराजा इस देश में हो गए नामी, कोई नहीं जानता, लेकिन तुलसी को जानते हैं, सूर को जानते हैं, मीरा को जानते हैं, रसखान को जानते हैं, रहीम को जानते हैं। हम उस वंश के वाहक हैं, हमारा डीएनए वहां से मिलता, हमारा डीएनए राजाओं से नहीं मिलता। और जिस दिन राजाओं से डीएनए मिलने लगेगा, उस दिन हम अक्षर के लायक नहीं रहेंगे, हम थे में हो जाएंगे। राजा की आंख बंद हुई, राजा थे में परिवर्तित हो गया। राजा बहुत अच्छे थे, विधायक का कार्यकाल चुनाव हारा, विधायक थे, लेकिन सोम ठाकुर हैं आपके शहर। कितने सांसद आए चले गए, कितने विधायक मेयर आए चले गए, लेकिन सोम तो है ना। इसलिए उस महत्ता को समझिए, हर वक्त खिलाफ, हर वक्त एहसास कमतरी को लेकर मत जियो, है ना। अरे तू सूर में तुलसी, मीरा, गालिब, निराला के वंशज है भाई। हम ये करके आए होते तो फिर मैं अपनी बात करूंगा, दूसरा काम नहीं करता। इसलिए इतना अपने को डिग्रेड मत करिए, इतना अपने को छोटा मत मानिए। एक जवाहरलाल जी के समय में एक कवि सम्मेलन हुआ, पंडित जी की अभिरुचि रहती, तो सीढ़ियां थी, तिनकर उनको ले जा रहे थे साथ, रामधारी सिंह अंतरराष्ट्रीय कवि। पंडित जी का पैर फिसला, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो पंडित जी ने कहा दिनकर जी आपने बचा लिया। तो दिनकर ने जो उत्तर दिया वो हमारे वंश के पुरखों का उत्तर है, जिसको मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा जवाहरलाल जी, जब जब सत्ता का पांव फिसलता है हम संभालते हैं।